हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल में। हमारी जो स्टैटिक जीएस की सीरीज़ चल रही है उसका ये अगला पार्ट है। अगर आप एसएससी, यूके पुलिस या अदर किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और जल्दी आंसर करने की कोशिश करनी है ना। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस, कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सुल्तान की बात है तो बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से सल्तनत काल की। सल्तनत काल जो है वो 1206 से और 1526 तक ड्यूरेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें गुलाम वंश से लेकर के लोदी, जो कि अफ़गान थे, लोदी डायनेस्टिक तक का टाइम पीरियड रहा है ना। इसको हम सल्तनत काल कहते हैं। चार ऑप्शन है। सती प्रथा को रोकने की बात है तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, जिनको बहुत ही ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति जिन्हें माना जाता है, लेकिन इनकी जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हो पाती थी। इनको जाना जाता है इनकी राजधानी परिवर्तन के कारण। इनकी राजधानी परिवर्तन, इन्होंने चेंज किया था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किसकी? रणजीत सिंह की, है ना। सिख संप्रदाय से संबंधित है, सूकर चकिया मिसल से संबंधित है। उसकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अमृतसर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ना है और देखेंगे इसका एक्स्ट्रा फैक्ट। ये इसके बारे में बताया गया कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1801 से 1839 ईस्वी तक था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कोर्सिका द्वीप संबंधित है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है, कई बार ऐसे आइलैंड न्यूज में रहते तो पूछ लेता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट या विंस्टन चर्चिल से। उम्मीद करता हूं आपने इसको पढ़ करके तुक्का लगा लिया होगा। आगे चलते हैं और देखेंगे। कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, तो एक इन्फॉर्मेशन है। यह इटली में पश्चिम में है, फ्रांस की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तथा सार्डिनिया द्वीप के उत्तर में अवस्थित है। यह फ्रांस के 27 क्षेत्रों में से एक है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अजिकाओ में हुआ था, जो कोर्सिका द्वीप का ही पार्ट है। तो कोर्सिका द्वीप कहाँ हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है और इटली के पास है, भूमध्य सागर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सारगासो समुद्र किस महासागर से स्थित है या किस महासागर में संबंधित है? ठीक है, सारगासो एक प्रकार का घास होता है, ये एक महासागर में पाया जाता है और उस क्षेत्र में जो सागर होता है उसे सारगैसो सागर कहा जाता है, क्योंकि बहुतायत में पाया जाता है, मतलब अधिकतम मात्रा में सारगैसो पाया जाता है। ठीक है, आंसर बता दूं आपको, यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर, पैसिफिक, हिंद, आर्कटिक। आंसर है अटलांटिक। ये एस आकार का है, एस साइज का। मतलब अगर आप इसे कुछ इस तरीके से देखें कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। और ये दिखेगा आपको साउथ अफ्रीका, इसे समझ लो थोड़ा सा। और ये वाला जो पोर्शन इस तरीके से आता है, ये होता है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा देख लो, इसकी डिटेलिंग रखी होगी उम्मीद करता हूँ। सारगसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगासो नाम की वनस्पति बहुतायत में मात्रा में पाई जाती है। मतलब एक किस्म की घास है, जिस कारण इसका नाम सारगासो सागर पड़ा है। सारगैसम भी कहते हैं, इंग्लिश में सारगैसम भी कहते हैं। या पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कैनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तर अटलांटिक इक्वेटोरियल धारा से सीमाबद्ध है। इसमें अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता मिलती है। आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर माउस, जी हाँ, आप माउस यूज करते होंगे। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? क्वेश्चन है आपके सामने, चार ऑप्शन है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मैं साथ साथ आपको इसके बारे में एक जानकारी देता चलूंगा। देखिए, डगलस एजल्बर्ट कई लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होता है डगलस एजल्बर्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ पर आंसर है वो है विलियम इंग्लिश। ये इसका आंसर है। ये आंसर किसने दिया है? तो ये आंसर यूपीपीएससी के एक पेपर में, यह आंसर एसएससी के एक पेपर में, और ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है, जरा देखना। प्रथम कंप्यूटर माउस का डिजाइन वर्ष 1960 में विलियम इंग्लिश ने निर्मित किया था। आपको ये वाली बात समझनी है। इस कार्य में उन्हें डगलस एंजलबर्ट का निर्देशन प्राप्त था। इस माउस का निर्माण स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था।
इस कंपनी के पास माउस का पेटेंट है। यही कारण है कि प्रथम कंप्यूटर माउस के आविष्कारक में डगलस एंजलबर्ट एवं स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम भी प्राप्त होता है। एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विलियम इंग्लिश ही माना है। तो दो तीन चीज़ों में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन दोबारा एक बार देख लेना ताकि चीज़ें आसान रहें। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। देखो ये हर जगह की कुछ एक स्पेसिफिक जगहें हैं, इनके बारे में मैं आपको आज बताता चलूँगा और आपको देखना है कि ये क्यों न्यूज़ में रहती हैं या क्यों पूछी जाती हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इंडिया में आप क्या देख लेते हैं, इंडिया में आप जलियांवाला बाग, इंडिया में आप जलियांवाला बाग, ठीक है, इंडिया में आप जलियांवाला बाग, है ना, ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक, है ना, या आप किसी साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, है ना, या साबरमती आश्रम जैसी चीज़ें आप ध्यान रखते हो। तो उसी तरह से है, आपको चार ऑप्शन है, आपको मिलाने, लंदन, सेंट पीटर्स स्क्वायर, वेटिकन सिटी, टाइम्स स्क्वायर, मॉस्को, ट्राफलगर स्क्वायर, न्यूयॉर्क रेड स्क्वायर। तो देखो हर किसी को एक याद आता होगा टाइम्स स्क्वायर के बारे में, ठीक है। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बहुत ही फेमस है, न्यूयॉर्क यहाँ पर काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन भी होता है न्यू ईयर में। फिर है मॉस्को रेड स्क्वायर। वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी जो है वो हो जाएगा सेंट पीटर्स स्क्वायर, और लंदन का हो जाएगा, लंदन का हो जाएगा ट्राफलगर स्क्वायर, लंदन का हो जाएगा ट्राफलगर स्क्वायर, न्यूयॉर्क का 2 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो अलग अलग जगहों पे मिलती हैं और बड़ी फेमस हैं। आगे चलते हैं। चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? आपके चार ऑप्शन हैं। जो ये क्वेश्चन सोच करके नया सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं 3-4 दिसंबर 1984 की ये बात होती है और आपको याद आती है भोपाल, है ना, ये भोपाल है, भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी और मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको ये याद आती होगी। तो देखो ये वाली जो घटना है ये कहाँ की है? वर्ष 1986 में चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? तो 1986 में हुई। थोड़ी सी चीज़ें समझना कि ये चेरनोबिल कहाँ पर है। चेरनोबिल में 26 अप्रैल 1986, हूबहू क्वेश्चन आपको एक बार आपको अभी उत्तराखंड में जो एग्जाम्स हुए उसमें देखने को मिलेगा। को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में आपदा हुई थी। इस घटना में 50,000 है ना के कर्मचारी प्रभावित हुए थे बदलने का के लिए भारत की। तो ये वाली लाइन तो कहीं से आ गई हो गई है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है टेक्निकल टीम से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। रणजी ट्रॉफी किससे संबद्ध है? तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सर रणजी ट्रॉफी पूछ लिया आप, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट से। तो देखो मुझे आपको रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देनी थी। जैसे मुझे आपको बताना था कि आपको मालूम है ये कब स्टार्ट हुई है पहली बार। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसको नोट करने के लिए तैयार रहिए। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यह प्रतियोगिता भारत में 1934-35 से आयोजित होती रही है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं क्योंकि जो उसको गवर्न करती है, चलाती है, भारत में कंट्रोल, क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये कब स्टैब्लिश हुई है? तो 1928 में। तो रणजी ट्रॉफी 34-35 और बीसीसीआई 1928। अब 1928 की बात है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था? ये है क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा। ओलंपिक की बात है, अभी हाल ही में कहाँ पर ओलंपिक हुए? आपने पढ़ा होगा अभी हाल ही में ओलंपिक हुए जापान में, ठीक है। जापान में कौन से ओलंपिक थे? तो बोलोगे 32वें ओलंपिक थे। अगर 32वें ओलंपिक थे तो नीरज चोपड़ा का नाम तो भूल ही नहीं सकते हो, नीरज चोपड़ा का नाम नहीं भूल सकते हो, तो याद रखना भी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है तो आपको ये याद आता है। इसी तरह से अभी तक भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं हॉकी में, कितने? 8 गोल्ड जीते हैं भाई। तो जब 1928 में पहला गोल्ड जीता तो उस समय पर कैप्टन कौन था भारतीय हॉकी टीम का? ये बात आपको आज पता चली होगी।
वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे, जानकारी मिली होगी। तब से लेकर भारतीय टीम लगातार 6 बार 1928, 32, 36, 48, 52, 56 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। 64-80 के ओलंपिक खेलों में भी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जानकारी आपके लिए है, बेहतरीन जानकारी आपको लगी होगी, याद कर लेना। कौन थे कैप्टन? तो जयपाल सिंह थे। ये ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा पढ़ाते हुए, इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। ये ध्यान से देखना कि देखो खिलाड़ियों की संख्या और खेल हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। 11 वाले लगभग सबको मालूम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी बच्चों वाले गेम हैं। रग्बी फुटबॉल जिनको नहीं मालूम आज याद कर लो। बेसबॉल में 9 और खो खो में भी 9 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। 7 नेटबॉल में, वाटर पोलो में, वॉलीबॉल का गेम होता है, 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल की बात है, पहले भी बताया है, 5 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 15, 11, 7। तो ज़रा देख लो एक बार कि मैंने बताया अभी अभी आपको कि बेसबॉल की बात चल रही है, कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, रग्बी में होते हैं, हॉकी में होते हैं, क्रिकेट में होते हैं और फुटबॉल में होते हैं। 7 आपको मिलेगा कबड्डी में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? कॉन्सेप्चुअल बनाने वाले क्वेश्चन भी तुम्हें अब मिलेंगे, इस वीडियो में इंतजार करना। आगे चलते हैं, शासनकाल के दौरान हटाया गया था। इंदिरा गांधी सरकार में, नरसिम्हा राव में, मोरारजी देसाई सरकार में, वाजपेयी सरकार में। देखो संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकार से हटाने की बात है तो हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। और 6 मौलिक अधिकारों में एक था संपत्ति का या राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट, जिसको हटाया गया था 44th अमेंडमेंट करके 1978 में। जिन लोगों को भूलने का ज़्यादा होता है कि भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो देखो जरा निमोनिक बना सकते हो। संपत्ति की बात है, कितनी संपत्ति है? तो 4 है और ये भी 4 है, इन दोनों को जोड़ो 8 है तो ईयर आएगा 78 है ना। यूनिट डिजिट आप इसका हमेशा याद रख सकते हो ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन ना लो किसके साथ, 42वें अमेंडमेंट के साथ, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब? 4 और 2 6 और यहाँ पर 6। क्या याद रहेगा? तो फिलहाल ये वाली बात रहने दो। कौन सी बात याद रखो कि हम प्रॉपर्टी के राइट की बात करो। इसका आंसर मैं आपको देता चलूंगा क्योंकि मैंने ईयर बताया है तो चीजें समझो। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, कौन से? मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 31 में भी था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, है ना। इसको देख लेते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा आपको दिखा दूं, समझना मेरी बात को कि आंसर शायद मैंने नहीं दिया उसका, आपको इसमें पता चल गया होगा वैसे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो ये है, कॉन्सेप्ट बना देगा ये क्वेश्चन, अगर समझ ना आ रहा हो तो वीडियो रोक लेना और वीडियो को रोक करके फिर से ये क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, हमारे देश में संसदात्मक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है कि जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार चलती है। सरकार को अगर हटाना हो या सरकार अगर लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे तो उसको सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है, उसको मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको जरा देखिएगा, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किसका? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में स्टेटमेंट है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन है, वीडियो को रोक ले, लेक्चर को रोक के और सीधा इसमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसे करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक फालतू हो गया है, ए बी सी और डी हो गया है, ठीक है, ये रहेगा। तो ये देख लो, आंसर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1 और 4 ही इसमें केवल और केवल सही है कि इसका अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 6 माह की अवधि गलत है। सदन में प्रस्तुत करने से पहले 100 नहीं होता है, 50 होता है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे समझो बातों को।
ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से इसको बैठ करके रोक करके पढ़ो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है, परंतु संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्य प्रक्रिया के संचालन संबंधी नियम बनाने की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार लोकसभा के नियम 198 में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार किसी भी सदस्य की लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में उसका समर्थन, कितने 50 मेंबर उसका समर्थन करें, पर 10 दिनों के भीतर, ये दोनों चीजें हैं कि एक व्यक्ति अगर सदस्य नोटिस दे दे तो 50 व्यक्ति उसको भाई साइन करें, उस पर अपना जो है समर्थन दे। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु दो अविश्वास प्रस्तावों के मध्य का समय दोनों सत्रों के मध्य अंतराल पर निर्भर करेगा। मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये वाली जो बात है ना कि यहां पर बोला जा रहा है 6 महीने वाली, जरा मैं पीछे आपको दिखाऊं, जो ये वाला स्टेटमेंट है सदन में प्रस्तुत करने से पहले नहीं, अवधि के बारे में है, अविश्वास के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बोला 2 बार की जो मीटिंग होती है, 2 बार का जो सत्र है, उसके समय अंतराल पर डिपेंड करता है। अब 6 महीने ना हो, मान के चलो 4-4 महीने में ही दूसरा सत्र आ जाए। कभी हो जाता है कि हमारे यहाँ शीत सत्र आ जाए या मानसून सत्र हो जाए, मानसून सत्र के ठीक बाद जल्दी शीत सत्र बुला लिया जाए किसी वजह से, और वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो ये वाली बात कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गलत हो जाती है। और आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा क्लियर कर दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र, समझना ये है संघ राज्य यानी कि यूटीज हैं, और इनके कार्यक्षेत्र उच्च न्यायालय हैं। देखिए होता क्या है कि हर राज्य का उच्च न्यायालय जरूरी नहीं कि उसी के साथ हो, या यूटीज का उसी के साथ हो, या उसी जगह पे हो, अलग अलग जगहों पे उसका कार्यक्षेत्र हो सकता है। यहीं पर कुछ यूटीज हैं जिनमें उनके हाईकोर्ट नहीं है, उनके हाईकोर्ट में कार्यक्षेत्र को किसी और राज्य के उच्च न्यायालय के साथ संबद्ध किया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव। मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन हो सकते थे, मैंने हटा दिए। सीधा सीधा खेला है, डायरेक्ट खेला होवे करेंगे। लक्षद्वीप को अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप का जो कोर्ट की है वो पड़ती है केरल में, ठीक है। लक्षद्वीप आपको पता होगा अरब सागर में है, भारत के पश्चिमी तट पर है, ठीक है, पश्चिमी वाले हिस्से में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। दमन और द्वीप की बात है, अंडमान निकोबार की बात है, पौंडीचेरी का। अंडमान निकोबार कलकत्ता में, भाई बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार पड़ता है, उसकी पीठ पड़ती है कलकत्ता में, याद करना आसान है। पौंडीचेरी आपको नजर आ रहा होगा, सीधा सीधा ले चलो मद्रास की तरफ, मद्रास चेन्नई को बोला जाता है, ठीक है। दमन और द्वीप की बात करें तो दमन और द्वीप दादर नागर हवेली को भी मर्ज कर दिया गया है, बंबई द्वीप समूह, वहां पर इसकी खंडपीठ है। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को गहराई से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो ले लो, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। आज के लिए ये सेशन इतना ही था। इसमें मैंने कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को लाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो थम्स अप भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक में पाठशाला ऋषिकेश, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में और यूट्यूब में हमें फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। हमारे सभी ऑफलाइन बैचेज हमारी पाठशाला ऋषिकेश में मॉर्निंग और इवनिंग बैचेज अवेलेबल हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।